7-8 गौशाला मिल गया। ये जरूर है कि जहां मैं जाता हूँ सबकी अपेक्षाएं होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मदद करूं, लेकिन गौशालाएं मोटे तौर पर समाज चलाता है, सरकार भी मदद करती है। सरकार के सामने इस बार हमने बजट की जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री से बात की कि भाई बजट बढ़ाओ इसका गौशाला का, क्योंकि हरियाणा की गौशाला में लगभग 6 लाख गाय हैं और 40 करोड़ का बजट था। रोज का बांटा हुआ तो गाय का 2 रुपये सरकार के आ करते, जिससे कोई खास मदद नहीं हो पाती। तो मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उसने भाई जोरदार ढंग से 40 से 400 कर दिया। तो आपको जितना पैसा अब आ रहा है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। 400 करोड़ का बजट है, 6 लाख की वो हो तो मोटा मोटी हर गाय के साल का 7,000 रुपये हो गई। 2 साल आपकी 600 गाय हैं तो 40-42 लाख रुपए आ जाएगा। ये मार्च के बाद जो अप्रैल का साल शुरू होगा, पहले आया करता, पिछले साल आया होगा 5-6 लाख। कितना है? 4 का 40 हो जाएगा, यही बचेगा। तो इससे काफी मदद आपको मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी गौशाला चलाओगे। गौशाला चलाओगे भाई गाँव कमेटी, आपका योगदान भी इसमें रहना चाहिए। और अपनी संस्कृति में गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। हिंदू धर्म में बचपन से हम देखते आए, हमारी दादी गाय रखा करती घर में, उसका दूध भी नहीं मिला करते, कहते देवी गाय। और ये कहावत है कि घर में विपत्ति आती है तो गौ माता सबसे पहले अपने ऊपर लेती है। तो गाय को आजकल जो पिछले 5-7 साल से बोझ मारना शुरू किया, खासकर बछड़ों को, उससे समस्याएं पैदा होगी और ये किसान को नुकसान भी हुआ। 70-80 हजार सड़कों पे गौवंश है। अब ये बजट बढ़ गया तो हम आने वाले 4-6 महीना में सड़का का सारा उठा के चाहे और नंदीशाला खोलें, गौशालाएं खोलें, इनका समाधान कर दें ताकि किसान को आराम हो जाए। ये मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि मैं उसने पूरा खुला छूट के इतना बजट किसी चीज का नहीं बताया। क्या गौशाला का बजट वो सेवा आयोग का 40 से सीधा 400 किया है। तो मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में ये समस्या नहीं रहेगी। और भाई एक चीज और बताना चाहता हूं, इलाका अपना है, किसानों का है। इस साल का जो साल बनाया दुनिया के अंदर जो मोदी जी ने किया है, इस साल यूएनओ के अंदर बाजरा का दिवस 2023 मोटा मिलेट बोलते हैं इनको, मोटे बाजरा, ज्वार, रागी, कुट्टी, ऐसे बाजरा है मेनिन में। पूरे देश इकट्ठे होके कह दिया भाई 2023 बाजरा का साल। बाजरा का साल मतलब बाजरा खाया करेंगे। आपको ध्यान होगा कि 2014-13 तक बाजरा 800 रुपये में क्या करता भाई, कोई पूछा नहीं करता। 2 साल से हमने ध्यान दिया बाजरे पे, धीरे धीरे करके आपको 1800-1900 2000 तक बिक गया। 300-400 रुपये हमने डाल दिया। पहली बार ऐसा है 2 साल में गेहूं से ऊपर बाजरा चल रहा है। अपने इलाके के किसानों को बीज भी अच्छा दिया है और अब जो बाजरा पैदा होता है खर्चा बाजरे में कम है। और आपको पता है कि 12-12, 14-14 क्विंटल अब हो जाता है। और कड़वी का हिसाब लगाओ तो गेहूं का हल्का नहीं पड़ता जमींदारी। और यही हाल रहा है जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, प्रधानमंत्री रूस के, अमेरिका के, कनाडा के बड़े बड़े नेता हैं। हमने भाई जाकर बाजरे की खिचड़ी चूरमा कह रखा है, क्योंकि उनके यहाँ बाजरा नहीं होता। ठंडे देश से जहाँ -डिग्री बर्फ पड़े है वहाँ बाजरा नहीं होता। ये बाजरा खिलाएंगे तो मुझे भरोसा है कि बाजरा जो अगले 2-4 साल में 5,000 बिकेगा, क्योंकि इतना जबरदस्त प्रचार जो शुरू कर दिया दुनिया के अंदर की बाजरा खाओ, बाजरा खाओ। तो हमारे इलाके के, राजस्थान के, दक्षिण हरियाणा के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वैसे भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना खरीदे पीछे दिए हो, क्योंकि आपके भाई का हाथ में कलम थी, फायदा देना था।
तो सामान्य को, लोहार वालों को, बाढ़ वालों को, और भाई ये कुछ देता चाहे मिलो तो शाम को इनको लोहारों की बहुत दिक्कत मान रही है। यह बात भाई है, मिला तो सामने भी है, मिला दादरी ने भी है, मेरा बाढ़ डाला भी है। नाम लोहारू लोहारू का वजह है। एक चीज बता दूं, मैंने राजनीति शुरू की थी बचपन से, ये सामान साल गवा है, 22-23 साल का था जब तो सामने घूमना क्या करता। राजनीति बढ़ने की कुछ इच्छा नहीं थी, ईमानदारी से काम करता था। भाई सुरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन जाएगा, हम ही बन गए। 30 साल तक ना हमने कोई टिकट मांगी, ना कोई इलेक्शन लड़ा, जो काम कहे करते गए। वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद भी 10 साल तक उनकी बेटी की मदद की। और भाई जब देखा कि वे माहौल फिट नहीं बैठ रहा और देश का माहौल भी मोदी जी को पसंद करता है, तब मैं भाजपा में आया, लोहारू का हल्का पकड़ा। मेरा लोहारू में भाई ना तो काम, ना गुहान, ना कोई रिश्तेदारी, लेकिन मैं लोहारू वालों का एहसानमंद तो हूँ भाई कि मुझे इतना जब समर्थन दिया। और मेरी पार्टी का एहसानमंद भी हूँ कि उन्होंने हरियाणा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं तो इसे लायक तो था नहीं भाई, पूरे किसानों की जिम्मेदारी दी, और जो बन सकता है ईमानदारी से काम करता हूँ। सबसे ज्यादा स्कीम किसान के लिए हरियाणा में है। कहने को तो कह देते हैं भाई बीजेपी में ये नहीं है, बीजेपी में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नीतियां बना के काम होता है। आप एक चीज का हिसाब लगाओ, पहले दिया करते छोटी पार्टियां अगर दी, उनके कार्यकर्ताओं को नौकरी मिल जाती थी, वोट वही वोटा के ठेकेदार थे, वो वोट दिया करते, वो भीड़ उकरा करते, वो जलसे करा करते। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी 8 साल से है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा थानेदार लगे तो यहाँ पार्टी ले लगे तो बता, पूरा हरियाणा के 90 में पुलिस की भर्ती हो रहे हैं तो यहाँ ज्यादा हो रहे हैं। और अब 3-4 हजार पुलिस के थानेदार और लग रहे हैं। ऐसा ही हम ये नहीं कह सकते कि ये लगेगा कि ये लगेगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा, जो दौड़ेगा भाजेगा, वो लगेगा। और लोकतंत्र के अंदर मैं कहता हूं, ये जो व्यवस्था थी कि गरीब का बच्चा फर्जी जुर्माना होता रहता था, नेता उसकी नौकरी छीन ले जाए या मोटी जेब वाला उसकी नौकरी खा जाओ, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। उस चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पहले वाले सिस्टम वाले लोग जिन्होंने आपकी नौकरी खाई, जिन्होंने आपका हक खाया, वो लोग अभी आज ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूं, आंकड़े लेके आपको 10 मिनट लूंगा, भारतीय जनता पार्टी और पुरानी सरकार में क्या फर्क था। ये 2014 से कृषि का बजट था 816 करोड़ रुपए। इस साल का बजट आया है 6200 करोड़ रुपए। उसमें थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव का मिल गया, लगभग 4800 करोड़ के आसपास कृषि का बजट है। एक हमारा जो सबसे अच्छा काम मैं मानता हूं किसान के लिए कोई आया है, किसान के खाते में पैसे देने का। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा कि फसल किसान की खरीदा सरकार और पैसा आड़ती ले जाए। यही से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। हमने और चीज मानी ना मानी, यह चीज नहीं मानी है। आज भी किसान को सीधा पैसा आता है, इससे किसान साहूकार के चंगुल से निकला है, किसान का सशक्तिकरण है। आज जो पैसा आता है किसान को आता है, आड़ती पीछे बिछा हुआ है, दुकानदार पीछे बिछा हुआ है। इतना मैं कहता हूं, मेरी जिंदगी का मैं सबसे अच्छा काम कोई मानता हूं तो ये काम है कि किसान को सीधा खाते में पैसा देना। बाजरा भावांतर के पिछले साल हमने 437 करोड़ रुपए दिए, इस बार 390 करोड़ रुपए दिए। और एक प्रचार किया, बोले भाई बीमा आवेगा तो सेठ साहूकार बन जाएंगे, जमींदार मारा जाएगा। 2016 में बीमा योजना आई, बहुत दुष्प्रचार किया। लेकिन हरियाणा के अंदर मैं कहता हूं 10 साल की कांग्रेस सरकार में मिले 164 करोड़ रुपए, ये मिले हैं 5983 करोड़ रुपए लिमिट। भिवानी जिले के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए लिया हमने किसानों से। कितना? 1577 करोड़ रुपए दिया है, 5983 करोड़ रुपए।
हरियाणा के अंदर बीमा कंपनियां 600 करोड़ रुपए घाटा देके गई है। सारा पैसा जो किसान से लिया, हरियाणा सरकार से लिया, भारत सरकार से लिया, 5600 करोड़ रुपए के आसपास गया है। मिला है अब 6000 करोड़ रुपए। इनके पास कोई जवाब नहीं होता जो किसान हितैषी बनने का वो करते हैं। मुआवजे का पैसा 1158 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में मिला था, इन मिला है 3900 करोड़ रुपए। ये आपके सामने आंकड़े बोलते हैं भाई। अभी भी आप में मुआवजे का पैसा बटन लग रहा है। बिजली के रेट हमेशा दो चीज हुआ करती, बजट आया करता तो नहीं देखा करते टैक्स के ला गया। 8 साल से आप भूल के टैक्स भी ला गया बजट में छूट आती है। 8 साल से कोई किसी बिजली का रेट बढ़ा हो तो बता दो। ट्यूबवेल की सब्सिडी 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को देते हैं। माइक्रो इरिगेशन अपने बालू रेत की जमीन है 85% सब्सिडी ड्रिप की फुहारे की हम देते हैं। अपने इलाका में मुझे पता है कि पानी की समस्या है तो टैंक बनाने की स्कीम लेके आए हैं। आप पता कर लो, पहाड़ी में, इसमें शहर में, पानांगल में, बाजू में सैकड़ों तालाब बना लिए। आप भी अपने खेतों में एक तालाब बना लो। मिकाडा माइक्रो इरिगेशन का महकमा है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो खर्चा होगा मैं दिलवाऊंगा, किसान से नहीं लगेगा। आप एक चीज का ध्यान रखो, एक पानी की वजह से फसल जाती है अपनी। अगर एक पानी का स्टॉक खेत में रहे, जब बिल्कुल दिखे में कोई चारा नहीं है तो उसको ऊपर दिलो तो उसका फायदा होगा। बागवानी की स्कीम है, माइक्रो इरिगेशन की स्कीम है, मंडियां सबसे ज्यादा अच्छी चलती है। और आने वाला हफ्ते 10 दिन में मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी मंडी दुनिया की, उसके मुकाबले की मंडी गंगौर में बनेगी। 550 किला में 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए उसकी लागत होगी। हर साल 40 से 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। आप समझ लो हरियाणा का बजट 2.25 लाख करोड़ का है। इसमें से तनख्वाह ब्याज बट्टा काट के सचमुच में तो 20-30 हजार करोड़ रुपए हरियाणा में हर साल में होता है। अगर एक मंडी में किसानों की फसलों का, सब्जी का, फलों का 40,000 करोड़ का कारोबार होगा तो मैं समझता हूँ कि किसान की दशा बदल जाएगी। और भाई मछली का काम है, आप जाके देख के आ जाओ। खारा पानी के इलाका है भारत शिवानी का, मिट्टी मोर का, मतानी गेंडाबाज खुद चली। 100 किसानों ने मछली पालन किया। आड़े भी कैरू के आसपास खारा पानी है, मैंने कैरू अफसर भिजवाए, कारोबार करना शुरू कर दो। मौके बार बार निविदा करते। आज आपका भाई मंत्री है, 1 पैसे की बेईमानी नहीं होने दूं। टाइम पर सब्सिडी दिलाऊंगा, ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, आपका माल बिकवाऊंगा। 2.5 एकड़ खारा पानी की जमीन में 40-50 हजार रुपए से ज्यादा की फसल नहीं होती। 2.5 एकड़ के फार्म में आप खोदोगे, खुदाई का खर्चा, उसमें ट्यूबवेल खारा पानी का लगाने का, जनरेटर का, एरिएटर का, सारा बीज का, खाद का 18 लाख 19 लाख रुपए खर्चा आता है। 8-9 लाख रुपए की सब्सिडी है। आपके 6 महीना खातर 8-9 लाख रुपए लगे। 6 महीने के अंदर वो जो झींगा पैदा होता है 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का बिका है। मुझे, मैं कारोबारी भी हो भाई, व्यापारी भी हो, किसान भी हो, मुझे ऐसा कारोबार धरती पे नहीं देखा कि सारी लागत निकल जा, 15 लाख रुपए करके घर में बच जा, 1-2.5 किला में। इससे बड़ा कारोबार कुछ नहीं है। आप लोग करो, ट्रेनिंग दिलाऊंगा, घाटा नहीं होने दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। आप काम करना शुरू करो। इसी तरह स्कीम है भेड़ पालन की, बकरी पालन की। देखो भाई, परंपरागत आपको 2.5 किला की खेती में कोई भी नहीं बढ़ा सकता। बदलाव तो आपको लेना पड़ेगा। तरबूज बो, खरबूजे बो, काकड़ी बो, पॉली हाउस लगाओ, मशरूम का काम करो। हर काम में रोजगार गांव में पैदा करेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। और हम आपको, राजनीतिक पार्टियां आपको लोग समझती हैं वोट। जयप्रकाश दलाल आपको वोट नहीं समझता, अपने माई बाप, अपनी बहनें, अपना भाई समझता है। मौका लगे है, कलम हमेशा हाथ में नहीं रहा करती भाई। जब तक यह कलम है, तारी दी हुई है, इसलिए कितने चलवा लो, फायदा उठाओ इसका। कोई वोट किसी ने कहीं दे रखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि इसका फायदा उठाओ, रोजगार के साधन उपलब्ध कराओ। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश का माहौल आज देख लो। ये कांग्रेस वाले यात्रा करते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ाले हैं, कभी कटवाले हैं, कभी केवे करते हैं, कभी टी शर्ट पहन ले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना।
चेहरा बदलने से कोई भाई नेता नहीं बना करता। आप एक चीज देखो, 2014 से पहले को आप भूल गए हो। आदमी की याददाश्त कमजोर है। हर हफ्ते आकर दी इसमें पुणे में इतना बम फट गया, बेंगलोर में इतने मर गए, श्रीनगर में इतने मर गए। आप अखबार निकालो पुराने, पूरा हफ्ते बाद खबर आ करती कितने बम ब्लास्ट हो गए, उग्रवादी चढ़ गए। आपकी याददाश्त कमजोर है, मेरी भी कमजोर आदमी का स्वभाव होता है। क्या होता था 2014 से पहले कश्मीर के अंदर, हमारे परिवार के बच्चे, सैनिक का बेटा हूँ, सैनिक वहां थे, पत्थर मारते थे, सिर नीचा करके फौजी चल पड़ता था, देखा नहीं जाता था। क्यों? उसके हाथ में हथियार होते हुए भी उसको गोली चलाने का हुक्म नहीं था। आज वही देश है, वही उग्रवादी कहाँ गए वो? एक आदमी की हिम्मत हो तो हमारे सैनिक के ऊपर पत्थर मार के दिखा दो। फर्क किसलिए है? आपके वोट की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपके वजह से आज पाकिस्तान को भिखमंगा बना दिया है। वो पाकिस्तान जो हमारे उग्रवादी भेजा करता पैसे दे करके, आज उसको 250 रुपए आटा नहीं मिल रहा, आज उसको 300 रुपए में तेल नहीं मिल रहा, आज कटोरा लिए दुनिया के अंदर घूम रहा है। उसका वो इंतजाम कर दिया जो आगे तक याद रखेंगे। ये कहा करते धारा 370 टूट जाएगी, आग लग जाएगी, दुनिया खिलाफ हो जाएगी। धारा 370 टूटेगी नहीं टूटी, आप बताओ। और एक जो भाई राहुल गांधी जाते ही 3-4 महीने घूमा कश्मीर में, जाते ही बोला भाई मेरा टाइम आऊंगा तो पुराने वाला सिस्टम लाऊंगा, मतलब धारा ने दोबारा लागू करूंगा। भाई कौन मानेगा इसलिए? मेरी बात सुनो, इन्हें कौन बना देगा? इसको घूम फिर के इसका प्यार मुसलमानों का जाग गया है, हिंदुओं का प्यार नहीं जागता इसका। मैं जाति पाति धर्म की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कश्मीर में जाके इसने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो पुरानी व्यवस्था लाऊंगा। पुरानी व्यवस्था का मतलब धारा 370 को लागू करूंगा। उसका मतलब यह है कि हमारे नौजवानों को पत्थर फिर मारे जाएंगे। उसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बम ब्लास्ट फिर होंगे। क्या देता है इसको? कौन बर्दाश्त कर लेगा? बहुत सारे लोग अब यहाँ भी, इधर भी उधर भी, आज जो कांग्रेस के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, उनको बताना चाहिए, बरकरार करनी चाहिए कि इस तरह के दान देने वाले नेता के साथ हम नहीं रहेंगे, इस तरह के नेता के साथ देश नहीं रहेगा। आज गुलाम बनाने के लिए हमारे देश की बदनामी लंदन में जाते, कभी वहां करते हैं, कभी हिंडनबर्ग के नाम से अमेरिका में खबर छुपाते हैं, कभी राफेल के नाम से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये देश पागल नहीं है, ये गरीब जाग चुका है, ये देश समझता है आज देश का जो सामर्थ्य है, आज देश की जो ताकत है, आज देश का प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल के, जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका से, रूस से, जापान से जो बात करता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा युद्ध के टाइम में यूक्रेन और रूस के बीच में हमारे 25,000 डॉक्टर बच्चे फंसे हुए थे। दोनों सेनाओं ने मुंह एक तरफ किया, हमारे बच्चे निकले तिरंगे के झंडे के साथ। ऐसा हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि भारत का प्रभुत्व ऐसा होगा कि ताकत भारत की होगी। आज सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष देखते हैं कि इस लड़ाई को अगर कोई बंद करा सकता है तो मोदी करा सकता है, जिसकी रूस भी मानता है, जिसकी यूक्रेन भी मानता है। धुड़के देने की कोशिश की थी भारत को अमेरिका के शुरू में कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे। भारत ने कहा कि भारत के बारे में फैसला करने का मोदी को हक है, हमारे विदेश मंत्री को हक है, आप अपने देश का फैसला करो, हमारे देश का फैसला हम कर देंगे। और ये ताकत क्यों है? ये ताकत आप लोगों की वजह से है। आपने जो बहुमत की सरकार दी, आपने जो समर्थन दिया, इस वजह से ये देश आगे बढ़ रहा है। आज जगह जगह सड़कें बन रही हैं, जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, जगह जगह विकास के काम हो रहे हैं। दुनिया के अंदर ये आश्चर्य की बात मानते हैं कि आज इतनी महंगाई है दुनिया के अंदर, आग लगी हुई है कोरोना के बाद में। कोरोना का प्रबंधन में सारे देश ये कहते थे कि हम तो कामयाब हो जाएंगे, भारत के पास पैसा ही नहीं है कि इंसुलिन लगा लेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बड़ाई नहीं करता। कोविड के अंदर कौन कौन नेता आपके बीच में आए थे, हिसाब लगाओ। आपके अस्पताल में मैं आया, कैरो में गया, बिहार में गया, मंडिया मैंने करवाई, और अमेरिका से मंगा कर अपनी जेब के पैसे से कंसंट्रेटर, जो ऑक्सीजन की कमी की मशीन, आज भी अस्पताल में दान कर रखी है। और जो नेता अरबोपति बड़े बड़े दानी बनते हैं, भाई घर से बाहर नहीं निकलते। मैं को बढ़ाई की बात नहीं करता, चाहे टिड्डी आई हो, चाहे कोरोना आया हो, चाहे लंबी स्किन आई हो, आपके बीच में रहे। क्योंकि जिम्मेदारी अगर आपने चुना है तो सेवा भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं। एक मानसिकता बदलने की जरूरत थी कि लोग जो बन जाते थे
आपके वोट लेते थे, आपको धमकाते थे, और आपके अंदर भी ये मानसिकता आ गई थी कि बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी ये नहीं है, मालिक हो आप, हम आपके नौकर हैं, हम आपके नौकर हैं, हमें आपने सेवा का जिम्मा दिया है, और इस मानसिकता को बदल दो। मैं ये नहीं कहता कि एक को वोट दो, बी को दो, लेकिन एक चीज का देखो, ये घराने, ये गुलामी बनाने की प्रवृत्ति, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र के अंदर आपके गांव का बेटा भी, आपका बच्चा भी दुनिया के बढ़िया से बढ़िया जगह पर पहुंच सकता है, वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये एक मानसिकता बनाई थी कांग्रेस के टाइम में, शुरू में जब देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गुलामी रही अंग्रेजों की रही, उससे पहले मुसलमानों की रही। देश की सारी सड़कों के नाम, दिल्ली राजधानी की सड़कों के नाम क्या थे? औरंगजेब रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड। किसी ने महाराणा प्रताप, किसी ने राजा सूरजमल का नाम, किसी ने राजा नाहर सिंह का नाम क्यों नहीं रखा? इसलिए कि उनको ये आम जनता के अंदर ये भावना लाते हैं कि वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। लेकिन सच्चाई ये है, लोकतंत्र के अंदर बड़े आप हो, जो बटन दबाता है वो बड़ा है। आपकी कलम से, आपके बटन से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। आप लोग सही फैसला लेने लग जाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। भारत बढ़ती हुई ताकत है, भारत के नौजवान है, दुनिया के अंदर कहीं भी अपना दिमाग के दम पर कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। भारत के आज साइंटिस्ट हैं, भारत के आज डॉक्टर हैं, और आज आपने देखा होगा जिस देश के गुलाम थे, जिस देश के कहते साम्राज्य के अंदर कोई सूरज नहीं छपता था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आज भारतवासी है। और आने वाले बड़ी बात ये होगी कि भारत के दुनिया के अंदर और भी हमारे नेता निकलेंगे। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ लोगों, हम कोई परमानेंट नहीं है, न मैं हूं ना सामान साहब। आप लोग विचार ठीक रखो, देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, और गांव के बारे में सोचो, और देश आपके बारे में सोचेगा, समाज आपके बारे में सोचेगा, गांव आपके बारे में सोचेगा। तो भाई आज आपने, मुझे पता है कि गौशाला में आया हूँ, मेरे पास अब आखिरी मार्च का महीना है, 11 लाख रुपए आपको देके जाता हूँ, आपने थोड़े लगेंगे, लेकिन अगले साल आपके पैसे मैं समझता हूँ वो सेवाएं साल से 3 गुना 4 गुना करा दूंगा। आप लोगों ने जो मान सम्मान की पकड़ी दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज और कहता हूँ, कृषि मंत्री का घर आपका घर है, भिवानी में आओ, चंडीगढ़ में आओ, कोई भी जायज बात हो, झगड़े से छोड़ के कभी आओ। मैं लोहारू का बाद में, तो शाम का पहले हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।